Assalamu alaikum, good morning, subha bakhair. Very welcome to Jio Pakistan, and especially a very good morning to Babar Azam and Mohammad Rizwan. And what a match! What a match! कहते हैं ना, a match made in heaven. हाँ, मैच मेड इन हेवन। मैच मेड इन हेवन हुआ। और वैसे इन दोनों को हमेशा से आपको पता है जब भी इनकी जोड़ी चल जाती है तो फिर मैच मेड इन हेवन ही हो जाता है। लेकिन जनाब क्या ग्राउंड के चारों तरफ पहले इंग्लैंड ने भी लाठीचार्ज किया, लेकिन उनकी तो चले विकेटें भी गिरी ना, हमारी तो कोई विकेट भी नहीं गिरी। और उसके बाद बाबर और रिजवान का लाठीचार्ज ग्राउंड के चारों तरफ, तारीखी शानदार फतह, माशाल्लाह। डिसाइसिव किस्म की विन होना कि वैसे बाय द वे 200 हमने कैसे बनाने दिए इंग्लैंड को, इस पे भी हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, आपका माइक जरा हम ठीक करेंगे। मीनवाइल वैसे ही हमारा दिल नहीं कर रहा था कि आपकी हमें आवाज़ आए सुबह सुबह, ठीक है। लेकिन हम आपको बता दें कि बाबर और रिजवान की शानदार रिकॉर्ड तोड़ बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने इंग्लैंड का दिया हुआ 200 रन का पहाड़, पता है क्या, मेरा थोड़ा सा दिल जो है ना छोटा हो गया, थोड़ा सा क्या, मैं आई हैड ऑलमोस्ट लॉस्ट होप जब 200 रन का हदफ दिया गया ना। उसके बाद फिर जो मैच शुरू हुआ और मैच बनता गया और बगैर किसी विकेट के नुकसान के 3 गेंदों कबल ही हमने ये टारगेट हासिल कर लिया। और T20 मैच की इससे पहले वाली हार का वैसे बदला शदला, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग बदला और सॉर्ट, बट हमने चले हिसाब बराबर कर दिया। तो नेशनल स्टेडियम कराची में सिर्फ नारे थे, गूंज थी एक ही नाम की, ज़्यादातर तो बाबर बाबर बाबर। और इसके साथ हमें खुशी ये भी हुई कि बाबर की खोई हुई वो फॉर्म जिसको हम तलाश कर रहे थे कोनों खुदरों में, अच्छा, इधर उधर, वो वापस आ गई। आई एम सॉरी, लेकिन मैं किसी पॉइंट पे होपलेस नहीं हुई। यस, आई डिड फील कि टारगेट बहुत बड़ा था। एग्जैक्टली ना, सो उस वक्त जब पहली इनिंग्स हो रही थी तो आई डिड फील कि ये 200 तक बात पहुंची कैसे, और उसके बाद थोड़ा सा दिल में खौफ तो आया, लेकिन फिर जल्दी समझ आ गई कि आज इट इज़ बाबर्स डे और बाबर इज गोइंग टू मेक अ सेंचुरी आउट ऑफ इट। एंड एक तो सेंचुरी बनाना होता है और उसके ऊपर से मैच भी जीत जाओ तो वो तो बल्ले बल्ले हो गया। लेकिन फिर मुझे याद आ गया कि विराट कोहली का भी बड़ा बुरा टाइम गुजरा था एशिया कप में, एंड फाइनली व्हेन ही डिड मैनेज टू रीकू, और उसने उन्होंने भी अपनी सेंचुरी, मेरा ख्याल है सेंचुरी बनाई थी ना अफगानिस्तान के अगेंस्ट, बट वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट थी और उस वक्त लगता था कि अफगानिस्तान इज ऑलमोस्ट गिवन अप द मैच। हमारी बाबर की वापसी अगर हम उसको कहें अगेंस्ट इंग्लैंड इज मतलब वो तो एक शॉर्ट चीज थी ना कि भाई इंग्लैंड जैसी टीम के अगेंस्ट फॉर्म वापस आना और सेंचुरी बनाना। ही इज इन फुल पाकिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने T20 फॉर्मेट में 2 सेंचुरियां दागी हैं। सो द किंग इज बैक माशा। मैं पता है जब बाबर जब भी इंशाल्लाह माशाल्लाह फॉर्म में आते हैं ना तो लोग फिर आपको पता ही है द किंग, एंड ही इज अनडाउटेडली द किंग ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट दीस डेज फॉर क्वाइट अ व्हाइल नाउ। सच बात ये है कि हम सारों ने, व्हेन बाबर वाज नॉट परफॉर्मिंग, एक उनका डाउनफॉल अभी कुछ अर्सा पहले तक आया हुआ था, लेकिन उसमें भी किसी ने गिव अप नहीं किया ऑन हिम इन द सेंस कि व्हेन यू आर सो गुड, मतलब जितना ये दुनिया के बेस्ट बैटर हैं तो उसमें कुछ थोड़ा सा लल आ ही जाता है। एंड आई एम सो ग्लैड कि उस तरह वरना हम काफ़ी क्रिटिकल भी हो जाते होते हैं। तो अच्छा, वैसे कोहली का बैट पैच जो है ना वो बहुत अरसे चला था, सो इट इज़ नॉट कंपैरेबल टू बाबर। सो बाबर पता है क्या, कहीं धड़का दिल में था कि भाई इनकी बड़े हफ्ते हो गए, अब काफ़ी टाइम हो गया इनकी फॉर्म वापस नहीं आ रही है, लेकिन जब फॉर्म वापस आई तो फिर तो ज़्यादा ही था, हाँ वैसे कई हफ्ते मैंने कहा। सो अब फॉर्म वापस आई है तो तमाम नाकदीन की बोलती बंद हो गई है और इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम एज वेल। सो एट टाइम्स दुनिया के बेहतरीन पिछले मैचेस में भी हमने एशिया कप में भी देखा कि इतनी आसान गेंदें होती थी और हम यही कहते थे कि इन फॉर्म बाबर जो है वो इन गेंदों को ऐसे खेलता और ऐसे उठा के बाहर फेंकता जैसा कल हमने मुजाहिरा देखा। रिजवान को यहाँ ना भूलें क्योंकि इनकी जोड़ी ज़बरदस्त है और 88 रन की शानदार इनिंग खेली है रिजवान ने, हमेशा की तरह। बाबर की चलें फॉर्म चली गई थी, वापस आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रिजवान हमेशा ही इन फॉर्म रहे हैं और अल्लाह मियां करे कि वो ऐसे ही रहें इंशाल्लाह। देयर इज नो टर्निंग बैक नाउ, इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही रहें और वर्ल्ड कप भी आगे आ रहा है तो उसमें भी इसी तरह चलते रहें। तो एक तो लकी वर दोज हु वर इन द स्टेडियम, मतलब टू वॉच दिस काइंड ऑफ मैच। तो बड़ी आप चले जाते हैं ऑब्वियसली मैच देखने और आप उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा मैच पड़े और बहुत ही अच्छा हो, लेकिन दिस वाज आई फेल्ट कि ब्लेस्ड वर दोज हु वर सिटिंग अराउंड और वो सारे देख रहे थे। दूसरा मैच पड़ा हुआ था जी सोशल मीडिया पर, तो उसके बाद थ्रू आउट मतलब जब बहुत ही अच्छा खेलना स्टार्ट हो गए तो तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे जिसको कहते हैं ना ट्विटर पे, और
और उसके बाद जब जीत गए तो फिर तस्वीरें, और आपने भी बल्कि इंस्टाग्राम पे लगाई हुई थी बाबर को ताज भी पहनाया हुआ था, बल्कि वो तस्वीर तो आला है जिसमें इन्होंने बाकियों को खामोश कर दिया कि अब एक लफ्ज़ ना बोलना, आई एम बैक। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था देखने में। और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी, हु इज़ वेरी बिजी बाय द वे, आपको पता है ही इज़ अब्रॉड, और यूएन में उनकी मीटिंग्स वगैरह भी चल रही हैं, तो उनका भी एक ट्वीट आया हुआ था और उन्होंने वो मैच का जिक्र भी किया, इंडिया पाकिस्तान का जिक्र भी किया जो हमने अच्छा, बाबर रिजवान के बहुत सारे, आपको पता है कल रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के नाम हुए हैं इनकी इस इनिंग की बदौलत। और बाबर और मोहम्मद रिजवान T20 इंटरनेशनल में भारत के शेखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी को पीछे छोड़ते हुए इस फॉर्मेट की सबसे कामयाब जोड़ी बनने का एजाज अपने नाम कर चुके हैं। तालियां हो जाएं इस बात पे, और कोई शक नहीं है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बतौर शराकतदार एज पार्टनर्स 1800 रन जोड़ने वाली पहली जोड़ी बन गए हैं। तालियां, वेरी नाइस। भारतीय जोड़ी ने आपको बता दें 52 इनिंग्स में मिलकर 1743 रन बनाए थे, जबकि बाबर और रिजवान ने 36 पार्टनरशिप्स में भारतीय जोड़ी से ज्यादा रन बना लिए हैं। दोनों के दरमियान औसत शराकत की अगर बात करें, पार्टनरशिप की बात करें तो 52 रन से ज्यादा की है, और पाकिस्तान ने तीसरी मरतबा 200 से ज्यादा रन का हदफ हासिल किया। तीनों मरतबा इन दोनों के तीनों मरतबा लिस्टनी है, ठीक है, तीनों मरतबा इन दोनों खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की फतुहात में अहम किरदार अदा कर लिया। तो ये तो लिसन लिया है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने एक एक करके आपको गिनवा दी हैं। लेकिन अच्छा, अब राज क्या है? मतलब देयर हैज़ टू बी अ सीक्रेट टू दिस सक्सेस, इट्स जस्ट नॉट शेयर लक कि हमेशा ही जब ये साथ होते हैं तो कोई ना कोई कारनामा होता है। तो ये इन्होंने खुद ही बता दिया कि वो सीक्रेट क्या है, और वो जरा आप सुने। सबसे पहले कि एक दूसरे पे बिलीव इतना है अल्हम्दुलिल्लाह कि कहीं ना कहीं पे हम ब्लाइंड ट्रस्ट भी करते हैं। अगर ये कहें कि रिजी जाना ही जाना है तो मुझे फिर इसकी हम अल्हम्दुलिल्लाह जो कम्युनिकेशन ऐसी बनी हुई है कि एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार किस टाइम मुझे पता है कि ये लग रहा है, इसके लग रहा है, इसको जाने दे। जैसे अगर इस पूरी इनिंग्स में देखा जाए, एक टाइम तो शुरू में मेरे लग रहे थे, फिर एक टाइम गैप आया कि इसकी लगने शुरू होगी, इसके बाद हम फिर पार कर गए सारा। हम सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं और कोशिश करते हैं कि पार्टनरशिप बिल्ड करें, और हम ऐसा स्टेज सेट करके दें अपने मिडिल ऑर्डर को कि उनको कोशिश हो कि उनके लिए आसानी हो। तो हमारे हाथ में यही होता है कि अगर हम पहले 10 में हमारी प्लानिंग होती है कि हमने 80 या 90 करना है, तो उसी हिसाब से फिर हम चीज़ें को आवर टू आवर प्लान करते हैं कि हमने किस तरह एग्जीक्यूट करना प्लान्स को, किस आवर में हमने चांस लेना, किस आवर में नहीं लेना। अगर एंड तक भी गए तो हम 10 से 15 हर ओवर में ले सकते हैं। तो वो इसीलिए जब आप सेट होते हो तो वो आप एंड में फिनिश कर जाते हो। भाई क्या, चाहे खेलों की जोड़ी हो या चाहे हम दोनों की बात हो, अगर आपकी केमिस्ट्री सही हो ना, जब आप एक दूसरे की बात समझ जाते हैं तो फिर वो कामयाबी आपको मिल जाती है। और यहाँ पे रिजवान ने कहा कि ये ट्रस्ट, इट इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट, और एक ट्रस्ट है, भरोसा है एक दूसरे पे। और उन्होंने कहा कि हम आंखों के इशारे में समझ जाते हैं कि अगला क्या चाह रहा है और क्या होना है। वैसे अच्छी जब जोड़ी हो ना, अच्छी पार्टनरशिप हो, टू मेक इट सक्सेसफुल, जिस काम में आप घुसे हो तो कोई भी दो लोग हो, उनको एक दूसरे को लिटरली एक देख के पता चल जाना चाहिए। एंड दैट इज लेकिन आपको अब ये नहीं समझ आ रहा कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये अलग करें। अच्छा, मैंने कर दिया ना लैदा, और बाकी भी लैदा करके दिया। वैसे तो पार्टनरशिप हमारी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आपको पता ही है कितने सालों से वी हैव बीन गोइंग स्ट्रांग एज वेल। लेकिन अभी हम बात इनकी कर रहे हैं, अभी हम बाबर की बात करेंगे और इनके इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की बात करें ना। हमने इससे पहले जरा पार्टनरशिप के रिकॉर्ड्स की बात करें तो किंग ऑफ ड्राइव कहलाने वाले, स्टाइलिश स्ट्रोक प्लेयर कहलाए जाने वाले, मतलब क्या कुछ कह लें, हमारा दिल करे तो हम इतने एडजेक्टिव्स एक फहरिस्त सारी लगा दें पूरी साथ। सर खैर, कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, रिकॉर्ड आजम क्यों भूल गए? रिकॉर्ड आजम, मतलब बाबर आजम दूसरे T20 में शानदार सेंचुरी स्कोर करके पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरियां बनाने वाले कप्तान भी बन गए हैं। और बहैसियत कप्तान बाबर की तीनों फॉर्मेट्स की सेंचुरियों की तादाद हो गई है 10, जबकि इंजमामुल हक 9 सेंचुरियों के साथ इस फहरिस्त में अब दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ बाबर आजम सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल मैचेस जीतने वाले पाकिस्तानी कैप्टन भी बन गए हैं। क्या बात है जी। और उन्होंने बहैसियत कप्तान 49 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 30 मैचेस जो हैं वो जीते। 49 में से 30 जो हैं वो जीते। और इससे कबल ये रिकॉर्ड साबिक कप्तान सरफराज अहमद के पास था, और उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 37 मैचेस खेले, जिसमें उन्हें 29 मैचेस में कामयाबी मिली थी। तो लिहाजा ये एक
थोड़ा सा एक्सप्रेसिव ऑफ द रिकॉर्ड जो है इनका, ये हमने आपको बताया। और ऑब्वियसली माशाल्लाह क्या फॉर्म में है, दे आर स्टिल प्लेइंग, तो ये तो रिकॉर्ड पीछे रह जाएंगे। अच्छा, कल वैसे मुझे आई वाज एनवियस फॉर दोस जो स्टेडियम में मौजूद थे। मैं भी तो यही कह रही थी, मतलब बड़ा सीन था भाई स्टेडियम में कल। और ख़ास तौर पे जब पहली इनिंग थी उसके बाद थोड़ी सी खामोशी सी हो गई थी कि ये 200 कैसे पहुंच गए, लेकिन उसके बाद सेकेंड इनिंग स्टार्ट हुई है और थोड़ी देर बाद ना ये बात एस्टैब्लिश हो गई थी और एक दिल को एक पता चल गया था कि आज का मैच जो है ना ये एक वापसी हो जाएगी। वापसी क्या, कम बैक हम इसलिए नहीं कहेंगे बिकॉज बाबर कैन टर्न अराउंड एंड से दैट आई नेवर लेफ्ट, तो मैंने क्या कम बैक करना है। एंड वेरी ट्रू, ही वाज वेरी मच अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन परफॉर्मेंस जो थी उनकी। अच्छा, हमने कौन से रिकॉर्ड बता दिए, हमने इन जोड़ी के रिकॉर्ड बता दिए, इस जोड़ी के माशाल्लाह जबरदस्त। और क्या रह गया, और बाबर के इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स हमने बता दिए, टीम रिकॉर्ड्स भी कुछ रहते हैं, कुछ हमने कलेक्ट किए हुए हैं, वो भी आपसे शेयर करते हैं। सो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक और मुनफरिद एजाज अपने नाम किया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20s में बगैर नुकसान के, पॉइंट टू बी नोटेड, बगैर नुकसान के 200 का हदफ अबूर करने वाली पहली टीम बन गई है। ताली ठीक है, कोई बैकग्राउंड में तालियां होनी चाहिए, कोई यहाँ कोई कुछ शोर होना चाहिए। मैं बाकी लोगों को भी इर्द गिर्द कहूँ कि शोर मचाएं। बात यह है कि ये छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। चेक आउट द टीम्स अराउंड अस, एवरी अदर कंट्री, मतलब नेदरलैंड्स, हांगकांग, जिनको आपने सुना भी नहीं था, ओमान, यूएई क्रिकेट में आते चले जा रहे हैं, तो लिहाजा वो कंपटीशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। एंड देन दे आर द एस्टैब्लिश्ड वंस, उनमें से जीतना और ये रिकॉर्ड्स बनाना, इट्स अ ह्यूज टीम। इट इज़ इंडीड। और ये पाकिस्तान टीम का, किसी भी टीम का इनफैक्ट बगैर किसी विकेट के नुकसान के सबसे बड़ा चेज़ है। पाकिस्तान टीम 150 या इससे ज़्यादा हदफ बनाकर विकेटें गवाए बगैर दोबारा हासिल करने वाली वाहिद टीम भी बन गई है। इससे कबल बगैर किसी नुकसान के सबसे ज़्यादा बड़ा हदफ जो हासिल किया था वो था 169 का, जो न्यूजीलैंड ने अबूर किया था। और पाकिस्तान ने गुज़श्ता बरस T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ बगैर विकेट गवाए 152 रन का हदफ, वो भी हम नहीं भूल सकते। मतलब वो कैसे 152 for 0 and then 200 for 0। हमारे वज़ीर आज़म ने भी वैसे यही ट्वीट, हाँ ट्वीट भी यही थी उनकी। मतलब दैट इज समथिंग दैट वी विल नेवर फॉरगेट एंड वी विल नेवर लेट एनीबॉडी एल्स फॉरगेट आइदर। तो अच्छा जी, तो याद दिलाते ही रहेंगे। बड़ी लंबी सीरीज है वैसे, कोई भी टीम कमबैक कर सकती है और फिर मैच पड़ता है तो इसी तरह मजा आता है। कोई भी टीम नॉट फॉरगेट, आज तीसरा मैच है कराची में नेशनल स्टेडियम में, तीसरा T20 आज खेला जाएगा। और but I think we are in a much better position and there is this confidence high as well और we'll do a good job। पता है क्या जीत होती है ना, कुछ छोटी, भाई हमने ये इतना बड़ा हदफ बासानी अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर लिया। सो दैट इज़ इंडीड अ ग्रेट थिंग। कल बहुत कुछ हुआ है। एक और चीज़ जो हुई है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि तौहीन अदालत केस में खान साहब ने, इमरान खान साहब ने माजरत मांग ली और माजरत कर ली उन्होंने। सोचें ज़रा, ये भी हो गया बहुत बड़ी बात कल। और साथ ही उन्होंने खातून जज से ज़ाती हैसियत में भी माफ़ी मांगने की पेशकश कर दी है और कहा अदालत कुछ और चाहे तो वो भी करने को तैयार हूँ। तो ये तो बिल्कुल ही थिंग्स दैट वी थॉट वुडंट हैपन हैव हैपेंड। और आपको साथ साथ ये भी बता दें, यकीन दिलाते हैं, उनका कहना था कि आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। तकरीर में खातून जज को धमकाने की नीयत नहीं थी, जिसके बाद अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद ना करने का फैसला मुअख्खर करते हुए खान साहब को 29 सितंबर तक तहरीरी हल्फनामा जमा कराने की हिदायत भी कर दी। और अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान के माफ़ी के बयान पर इत्मीनान का इजहार करती है फाइनली, और इमरान खान बयान हल्फी दें तो उसे ज़ेर गौर लाया जाएगा। दूसरी तरफ आपको ये भी बताएं, इमरान खान ये बड़ी मायूब बात है जो आप दूसरी तरफ कह रही हैं ना, मुझे समझ में नहीं आई बात, क्योंकि इनिशियली आपको पता है कल यही चलता रहा कि भाई माफ़ी मांग ली है और माफ़ी कबूल हो गई है। इनके वकील जो हैं हामिद खान साहब, अब वो ये कह रहे हैं उनके मुताबिक इमरान खान ने अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी नहीं मांगी है, और गैर मशरूत मुआफ़ी का मतलब तौहीन का इकरार करना होता है। उनका मतलब है फिर आपको पता है कि ये तय हो जाता है कि आपने जुर्म इसका इर्तिकाब किया है, जबकि इमरान खान का मौक़िफ़ यह है कि उन्होंने तौहीन अदालत नहीं की है। सो वो ये कहना चाह रहे हैं शायद कि माजरत की है, मुझे समझ नहीं आया वैसे कुछ। अच्छा ऐसा करते हैं, लेट्स लीव इट टू व्हाट एग्जैक्टली ही सेड, उन्हीं को सुन लेते हैं। और हामिद खान, मशरूत माफी इसको नहीं कहते, उसका एक और होता है, उसमें पहले एक्नॉलेज करना होता है कि हमसे तौहीन हुई है, इसके लिए हम गैर मशरूत माफी मांग रहे हैं। इसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरा ना मकसद था कंटेम्प्ट करने का, ना ही मैं किसी के जुडिशरी के खिलाफ कभी कुछ कहना चाहता हूँ, ना कहा है। मोहतरमा समझती हैं कि मैंने अपनी बात में कोई रेड लाइन क्रॉस की है,
तो मैं उस चीज की माफी मांगने को तैयार हूँ उनसे, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने कोई किसी किस्म की तौहीन अदालत नहीं की। ये कहा था कि इससे अगर हो तो मैं अपने अल्फाज वापस लेने को तैयार हूँ, मैं माजरत करने को तैयार हूँ। हमारा एफिडेविट भी इसी हवाले से, इसी तरह में होगा। तो अब माफ़ी मतलब चले माफ़ी कहें या वॉरेवर कहें, जो भी उन्होंने किया अदालत ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, माफ़ी की ही मद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अब लॉयर हैं जो कह रहे हैं ये तो माफ़ी नहीं थी। डिसाइड कर लें आप लोग चाहते क्या हैं। तो ये कंफ्यूजन बार बार क्यों आती है? और अगर अदालत ने उसको एक्सेप्ट कर ही लिया तो लॉयर साहब आप भी कह देंगे हाँ माफ़ी। तो अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के लिए भी क्या ये नई बात होगी जो हामिद खान साहब ने बाद में आके कही है कि जनाब ये तो माफ़ी नहीं है, ये तो सॉर्ट ऑफ माजरत है। अच्छा, उसके बाद माजरत माफी अभी बात खत्म नहीं हुई। फवाद चौधरी की तो अपनी ही एक एक्सप्लेनेशन होती है ना, तो उन्होंने क्या कहा है? और आपको पता है ना उनका तो बहुत प्यार का रिश्ता है हामिद खान। वो तो देयर इज नो लव लॉस, मतलब इंटेंशन होनी चाहिए और एक इंटेंट थी उनकी और बस वो होगी, बाकी बातें करने की क्या ज़रूरत है। टिपिकल फवाद चौधरी जवाब उनसे वैसे सवाल ही क्यों किया जाता है। बट एनीवे, इमरान खान की मुबैना माफ़ी का मामला जो तो अदालत देखती रहेगी, लेकिन फ़िलहाल इमरान खान को अदालत से रिलीफ मिल गया। सो आई गेस दिस इज़ व्हाट दे वर लुकिंग फॉर, जिसके बाद उन्होंने इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन मुहिम की तैयारी शुरू कर दी है। तो नाउ ही इज़ ऑन टू अदर थिंग्स। और कल उन्होंने राना सनाउल्लाह को धमकी भी दी है। माशाल्लाह, सुनिए। राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। चीज बैक हो तो हमारी तैयारी नहीं थी। आपको फिक्र करनी चाहिए कि अब तैयारी से इंशाल्लाह हम आएंगे। जब भी हम करेंगे और वो फैसला मैं करूंगा। अदालत से रिलीफ मिलते ही इमरान खान साहब आपको पता ही है, वैसे राना सना भी कुछ कम नहीं है। वो भी ऐसी बातें करते हैं जिससे इश्तियाल आता है और फिर जवाबी इश्तियाल अंगेज़ बयानात का सिलसिला दूसरी तरफ से भी शुरू हो जाता है और ये चलता रहता है। मतलब राना सना साहब और इमरान खान साहब की एनिमोसिटी जो है ना वो अब किसी से ढकी छुपी। लेकिन राना साहब ने एग्जैक्टली कहा क्या है, मतलब जिस पे हमने इतनी तमीद बांध दी है, सुन तो लें। खान साहब अभी तैयारी पकड़ रहे हैं, हमने तैयारी कर ली है। आए बिस्मिल्लाह। एक आदमी जो मेंटली अपसेट है उसके साथ आप क्या बात करेंगे, क्या समझौता करेंगे उसके साथ? तो फिर अगेन आप 25 मई की सूरत हाल उसी तरह डील करेंगे? जी, उससे भी बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। टीयर गैस शेलिंग है और रबर बुलेट्स हैं, तो उनको बेहतर और मौसर करने के लिए जो है वो कुछ नई से नई टेक्निक इस वक्त दुनिया में मौजूद है, तो उससे इस्तेफादा किया जा सकता है। अच्छा जी, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के कानूनी मुशीर आसिफ तारड़ और मुशीर वज़ीर आज़म कमर ज़मान कायरा ने भी फैसला कुन लॉन्ग मार्च के हवाले से साफ साफ बातें की कल कुछ। और इमरान खान की मुहिम बाय द वे मुहिम जोई जो है इनकी अपनी जगह है, लेकिन इस बार हुकूमत का रवैया मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। नज़र यही आ रहा है कि इमरान खान दारुल हुकूमत की तरफ पड़े तो इंतज़ामिया आहिनी हाथों से निपटेगी। वैसे चैलेंज भी हो सकता है क्योंकि पंजाब में इस्तीफ़ा नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। सो किस तरह से उससे निपटना है, राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप तो कह रहे हैं आपकी तैयारी पूरी है, पता नहीं नई नई चीज़ें कौन कौन सी बुलेट और ड्रोन से आंसू गैस। सो इमरान खान भी कह रहे हैं कि भाई उनके टाइगर्स जैसे ही तैयार हो जाएंगे वो इसका ऐलान कर देंगे। अब एक ऐसी मुहिम शुरू करने वाले हैं इमरान खान साहब जो उनके मुताबिक हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। वो कहते हैं इस मरतबा बाय द वे आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, कल तारीख भी प्रॉब्ली देंगे। तो क्या है तैयारी आप लोगों की? आप कह तो रहे हैं, लेकिन सर ये महाजराई, ये इश्तियाल अंगेज़ी या मार धाड़ या जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोनों तरफ से जो बयानात दिए जा रहे हैं उसके नतीजे में होगा, वो किसी के भी मफाद में तो नहीं है। देखें, इमरान खान जो मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, हमारे ख़्याल में वो इमरान खान की फितना और फसाद की जो मुहिम जुई है, जो पॉलिसी है, उसमें आखिरी कील जो है वो साबित होगी इंशाअल्लाह ताला। ये कि एक अहमक और फितनागर इंसान है, ये इस मुल्क में अफरा तफरी चाहता है, ये नौजवानों को गुमराह करना चाहता है, ये कौम को तकसीम करना चाहता है। तो इसलिए इसके ताबूत में आखिरी कील जो है वो इंशाअल्लाह इस मरतबा जो है वो ठोकेंगे और इसका जो है वो कलाकुमा करेंगे। तैयारी जो है वो इस किस्म के फितने और फसाद को रोकने के लिए लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को
जिस तरह से अमन व अमान की खातर जो है वो कानून का नफाज करना होता है, वही तैयारी जो है वो हमने की है। और इन अकॉर्डेंस विद लॉ, अगर वो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक एक पुरअमन एहतजाज करना चाहेंगे और उन जगहों पे करना चाहेंगे जिनका तयन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है, तो हम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे और उन्हें पूरा मौका देंगे कि वो अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। और अगर वो रेड जोन की तरफ बढ़ेंगे या डी चौक की तरफ बढ़ेंगे तो फिर उनका जो है वो, उनके इस पागलपन का जो है वो मौसर इलाज जो है वो किया जाएगा। उसके लिए पूरी तैयारी है। अच्छा राना साहब, आपकी बातों से भी लग रहा है और नज़र भी आ रहा है कि हुकूमत की जानिब से इस बार बड़ा डायरेक्ट जवाब दिया जा रहा है कि ना तो डायलॉग करेंगे ना नरमी बरती जाएगी। मतलब खान साहब अकेले तो नहीं होंगे, उनके साथ और लोग भी होंगे, तो उनका क्या कसूर है। खैर, फिर खान साहब लोग भी ले आए, पंजाब और केपी हुकूमतों ने पूरी मदद भी कर दी और आप भी बात करने को तैयार नहीं, तो ये हुकूमत ख़ुद मुल्क को एनआरकी की तरफ धकेल रही है और बिल्कुल ऐसे ही नज़र आएगा। और तहम्मुल तो आफ्टर एट द एंड ऑफ द डे राना साहब हुकूमत को ही दिखाना होता है। तो आप कुछ इस पर भी सोचें, कुछ दिखा दें, कुछ नरमी। जी, हुकूमत जो है वो पूरी तरह से जो है वो तहम्मुल जो है वो दिखाती रही है, दिखाने को तैयार है। लेकिन एक ऐसा फितना इंसान जिसके पास जो है वो ना किसी दूसरे के लिए कोई इज़्ज़त है, ना उसके पास दूसरे के लिए एहतराम है, ना वो किसी से बात करने को तैयार है, ना वो किसी की बात सुनने को तैयार है, रोज़ झूठ बोलता है, रोज़ जो है वो घटिया गुफ्तगू करता है और ये कहता है कि मैं अपने मुखालफिन को जो है वो छोड़ूंगा नहीं। अपने मुखालफिन को जो कि हम हैं, रोज़ जो है वो हमें गालियाँ देता है, बुरे बुरे अल्फाज से जो है वो पुकारता है। अपने जो उसके पार्टी के लोग हैं उनको कहता है कि आप इनको गालियाँ दें जहाँ कहीं भी ये आपको मिले। आप मुझे बताएं कि इसके साथ हम क्या मुज़ाकरात करें, किस तहम्मुल का जो है वो हम उसके साथ जो है वो मुज़ाहरा करें। उसने कभी भी अपोजिशन के साथ बैठने की, कभी भी अपोजिशन के साथ बात करने की जो है वो बात नहीं की। और 4.25 साल वो इंतहाई अहम अमूर के ऊपर भी, जिसके ऊपर हुकूमत का या लीडर ऑफ द हाउस का ये फ़र्ज़ होता है कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात करे, अपोजिशन जो है वो बात करे, वो उस वक्त भी जो है वो उसका यही रवैया होता था। तो इस रवैये के पेश नज़र मेरा ये मौक़िफ़ है कि इस बारे में सोचना या इस बारे में ख्याल करना कि जी इससे कोई बात हो सकती है, ऐसे पागल और अहमक शख्स से कोई बात नहीं हो सकती। अच्छा राना साहब, आपने कहा बात नहीं हो सकती, ये बता दें कि आपने कहा था शुरू में, आप पूरी पीडीएम और पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग नून के आप लोग मुल्क बचाने आए हैं, सियासत चाहे नुकसान उसको होता है तो होता रहे। अब मुश्किल फ़ैसले कर लिए हैं सर, अब आगे अगर आसानी है, आपको लग रहा है मुश्किल फ़ैसले सारे आपने ही कर लिए हैं, तो इलेक्शन की तरफ कब जा सकते हैं? देखिए, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस पागल के इस बयानी के ऊपर जो है वो दूसरे लोग किस तरह से जो है वो बात करते हैं या यकीन करते हैं। आप मुझे बताएं कि इस वक्त कोई तकरीबन 3.5 करोड़ पाकिस्तानी बेघर हैं और 1/3 ऑफ पाकिस्तान जो है वो पानी में डूबा हुआ है। पूरी दुनिया जो है वो आपकी इस तबाही के ऊपर जो है वो हैरान भी है, परेशान भी है। और जो यानी फ़ॉरेन जो तंजीमों के लोग हैं वो आप दीदा हो रहे हैं देख के कि किस तरह से जो है वो ये तबाही और किस मुश्किल और किस दर्दनाक सूरत हाल से जो है वो हमारे करोड़ों पाकिस्तानी जो है वो दो चार हैं। हुकूमत का पूरा फोकस, खा वो सूबाई हो या कौमी हो, उसका जो है वो उस तरफ है। सिर्फ ये एक अहमक इंसान है जो कहता है कि जी इलेक्शन करवा दें। आप मुझे बताएं कि 1/3 ऑफ पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हम जो है वो फौरी तौर पे जो है वो इलेक्शन करवा दें? क्या इन मासूम लोगों की, इन बेगुनाह लोगों की जिनका कोई कसूर नहीं है, उनके ऊपर जो तबाही जो है वो आई है, अगर उसमें कोई कसूर हो सकता है तो उन लोगों का हो सकता है जिन लोगों ने
उनको संभालना था, उनको मैनेज करना था, उसमें कोई कोताही हो सकती है। तो क्या इन लोगों की जो है वो हैंड होल्डिंग। शुक्रिया राना साहब, बट राना साहब बहुत शुक्रिया बात करने का, लेकिन ये पागल और ये वर्ड्स करके मतलब ऑब्वियसली मजबूरी भी है क्योंकि आप हुकूमत हैं और आपसे बात भी करनी है, लेकिन प्लीज़ ऐसी टर्मिनोलॉजी मत यूज़ करें। मतलब ये भी दूसरे को इंसाइट करने वाली बात है। ऑब्वियसली वो दो लगा के और सामने कहेंगे तो ये तो ट्रेन रुकने ही नहीं वाली, फिर मुकाबला ही पड़ जाएगा। ऐसा होता है। यूज कर सकता है। मुल्क में आपको पता है सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। टू बी ऑनेस्ट, वैसे एक बात बताऊं, जब हम पर्टिकुलरली सिंध की सूरत हाल देखते हैं और ना फिर कहीं से आवाज़ आती है कि इलेक्शन कब होंगे, या हमारे ही दोस्त कहते हैं कि इलेक्शन कब होने जा रहे हैं, तो आई पर्सनली डोंट प्रेफर टू रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि मुल्क का हाल क्या है इस वक्त। बिल्कुल आपको पता है आधा मुल्क जो है वो पानी के नीचे, मतलब अभी तक ही हालात तो बहुत बुरे हैं। मतलब आप जाके देखें ना कि सिंध में मुख्तलिफ अजला में सूरत हाल क्या है, और कई कई फुट पानी अभी तक खड़ा हुआ है, और बलूचिस्तान जो पूरा बह साथ ही हम एक ये पूरी आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। ऊपर से मुतासिरीन की मुश्किलात हैं जो ऑब्वियसली ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और ये नहीं होने वाला। नेचुरली इनकी मुश्किलात अभी रहेंगी। खाने पीने और रिहाइश के मसाइल तो हैं ही, और अब बीमारियों के साथ क्या मैं बताऊँ, डाकू भी कश्ती बरदार डाकू हैं, बाय द वे कश्ती पे आते हैं, आ रहे हैं डाकू, और डाकुओं ने खाली मकानों को निशाने पे रखा हुआ है, कश्तियों में आते हैं और जो मकानों में सामान पड़ा होता है वो लेके लूट के ले जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए क्या मिलेगा, मतलब डेस्परेशन की लेवल देखें। और दूसरी तरफ ये भी बता दें कि गैस्ट्रो मलेरिया के तेज़ी से बढ़ रहे हैं केसेस, और अस्पतालों में मरीजों की तादाद जो है वो तकरीबन 8,500 तक पहुंच गई है। एंड दीज आर द लकी वंस हु मेक इट टू द हॉस्पिटल्स। बाय द वे मेडिकल कैंप्स ना होने के बराबर हैं, जबकि डॉक्टरों की जगह डिस्पेंसर्स जो हैं वो मौजूद हैं, बिकॉज डॉक्टर्स बहुत कम हैं इधर, और क्लिनिक जो हैं डिस्पेंसरियों में तब्दील हो गए, क्लिनिक बन गई। हालांकि डिस्पेंसरियाँ होनी चाहिए, वहाँ और कोई काम हो नहीं सकता। अभी हम यासिर फारूकी के पास चलेंगे, और यासिर फारूकी हमें खैरपुर से अपडेट कर रहे हैं कि वहाँ कोई बेहतरी आई है या उतना ही बुरा हाल है। जी बिल्कुल, खैरपुर की ज़िला इंतज़ामिया के लिए मुख्तलिफ तहसीलों और गाँव देहात में बरसात के खड़े पानी की निकासी चैलेंज बन चुकी है। बरसात और सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम होने के बजाय रोज़ ब रोज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, जिन पर गैस्ट्रो मलेरिया समेत दीगर वबाई अमराज तेज़ी के साथ हमला आवर हो रहे हैं। और रवां माह सितंबर में अब तक 150 से ज़ायद अफराद इन वबाई अमराज का शिकार होकर जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें बेशतर तादाद कमसिन बच्चों की हैं, जबकि कुछ ज़ईफ़ अफराद भी शामिल हैं। महकमा सेहत खैरपुर और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से तहसीलों की सतह पर तो रिलीफ कैंप और मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए हैं, लेकिन अब भी कई गांव देहात और नवाही इलाके ऐसे हैं जहां ना तो अब तक इमदादी सामान पहुंच सका है, ना ही मेडिकल टीमें पहुंच सकी हैं, जिसके बाइस वहां के मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी हालात तो खैर अच्छे बिल्कुल नहीं आ रहे। ठीक, अभी हम नसीराबाद चलेंगे और आबिद बलोच हमें वहाँ की सूरत हाल बता रहे हैं। जी अब्दुल्ला, सैलाब की तबाहकारियों को एक माह का अरसा गुजर गया, मगर सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली का काम ताहाल शुरू नहीं हो सका। नसीराबाद में सैलाबी पानी तो कम होना शुरू हो गया, मगर जाफराबाद और सोबतपुर में के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक सैलाबी पानी मौजूद है। सैलाब मुतासरीन अब भी इमदाद और इलाज के मुंतज़िर हैं, जबकि पाक आर्मी की जानिब से इन सैलाब से मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप कायम किए जा रहे हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया नसीराबाद की जानिब से ताहल सैलाब मुतासरीन के लिए कोई ख़ास इकदाम नहीं किए गए। और अब भी शदीद गर्मी और हब्स में जो है दर्जनों सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार सड़कों पर पड़े हुए हैं, जबकि सैलाबी पानी इन इलाकों में सैलाबी पानी मौजूद होने से ख़तरनाक बीमारियां भी फैलने लगी। अगर इन इलाकों में मज़ीद सैलाबी पानी मौजूद रहा, ये सूरत हाल है, अभी भी इन लोगों को हम सब की मदद की ज़रूरत है। सियासी बातों की तरफ आते हैं और आपको बताएं कि इमरान खान अपनी हुकूमत ख़त्म होने का यही जवाब पेश करते हैं कि क्योंकि
वो रूस के दौरे पर गए थे और सदर पुतिन से मुलाकात की थी, तो अमेरिका को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था। ऐसे नहीं, और बिल्कुल पसंद नहीं आया था और इसलिए उनकी हुकूमत जो है वो ख़त्म कर दी गई। लेकिन हालिया दिनों के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो हाई प्रोफाइल मुलाकातें की हैं उसको देखते हुए बज़ाहिर खान साहब का बयानिया गलत साबित होता है। जैसा कि सबके इल्म में है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन दिनों गैर मुल्की दौरों पर हैं। पहले वो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए उज़्बेकिस्तान गए और वहाँ उनकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बड़ी अहम मुलाकात हुई। पाकिस्तान को सस्ते तेल की फराहमी का रास्ता खुल गया और फिर वज़ीर आज़म तफसीली प्रेस रिलीज भी रशियन प्रेसिडेंट के ऑफिस की तरफ से जारी की गई, जिसमें एक्चुअली जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन हुई, जिसमें सस्ते ईंधन, सस्ते फ्यूल की फराहमी थी, उस पर बात की गई नहीं था। फिर आपको पता है क्या हुआ, वज़ीर आज़म मलिका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंचे। वहाँ मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से उन्होंने मुलाकातें की। अब वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। वहाँ उनकी फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन से मुलाकात हुई है। फ्रांसीसी सदर ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद और मईशत की बहाली के लिए अपने अज़्म का इजहार भी किया। ये खिताब आज होगा, आज इनका खिताब होगा। सो हम तो अभी फ्रांसीसी सदर से उनकी मुलाकात का जिक्र कर रहे थे और अमरीकी सदर से भी उनकी गैर रस्मी सी एक इनफॉर्मल एक कॉन्वर्सेशन हुई। और आपको पता ही है अमरीकी सदर ने किस तरह से अक़वाम आलम के सामने पाकिस्तान के सैलाब का मुद्दा जो है वो उठाया, जिस पर वज़ीर आज़म ने खुसूसी तौर पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। अमरीकी सदर और जो है अपनी तशवीश का इजहार कर चुके हैं अमरीकी सदर, जबकि अमरीका की तरफ से मुतासरीन के लिए इमदाद की भी बात की जा रही है, जो कि जारी भी है इमदाद। बज़ाहिर इमरान खान की हुकूमत के दौर में बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा था, वज़ीर आज़म की मुलाकात जो है वो हो सकती है, मुतवक्के है कि बाइडन के साथ ये होगी। हालांकि हिना रबानी खर साहिबा का कहना है कि एक छोटी सी मुलाकात इनफॉर्मल कैजुअल बात हुई है, मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा जो मुलाकात, आपको पता है मुलाकात का एक अलग अरेंजमेंट होता है। सो एक इनफॉर्मल मुलाकात जरूर हुई है, एज इन कैजुअल चिट चैट जैसे कह लें। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि साबिक़ा हुकूमत में ये तासुर बनाया जाता रहा है कि आप जो है वो रूस और चीन के साथ ताल्लुकात रख सकते हैं या अमेरिका के साथ, लेकिन दोनों नहीं चल सकते। तो ये बात भी हुई थी। लेकिन मगर हालिया दिनों के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के दौर की खारजा पॉलिसी को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है और रूसी सदर से मुलाकात और ताउन मांगने पर ना यूरोप और अमेरिका ने एतराज़ किया है और ना ही अमरीकी और यूरोपी सरबराहान से मिलने पर चीन के माथे पर कोई शिकन आई है। तो ये सारी बातें जो हम पहले सुनते आ रहे थे, अब वो लगता है कि बिल्कुल निगेट हो रही हैं। अच्छा जी, ये सारा कुछ तो हो रहा है। अब वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास से खिताब भी करेंगे और अमरीकी सदर की तरफ से मुमकिना तौर पर जब रिसेप्शन दिया जाएगा तो उसमें इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भी उसमें उनसे मुलाकात हो जाए। सो ये सारी बात है। लेकिन वज़ीर आज़म ने ज़रूर इस बात का जिक्र किया था कि अमरीकी सदर ने जिस तरह अक़वाम आलम के सामने अक़वाम मुत्तहिदा में मुतासरीन सैलाब की पाकिस्तान की बात की है, उस पे ज़रूर शुक्रगुजार हैं वो। अच्छा, आपको ये पता ही है कि फ्लड्स की वजह से क्या क्या एक सिचुएशन जो पाकिस्तान में बनी हुई है। वज़ीर आज़म की बिल गेट्स से भी मुलाकात हुई थी, जो कि ख़ुद भी पाकिस्तान वैसे तो काफ़ी बार आ चुके हैं और मलेरिया प्रोग्राम के अगेंस्ट इनका बहुत मौसर काम भी है जो पाकिस्तान में भी है। यकीनन वज़ीर आज़म ने इनको भी अपडेट किया होगा विद द सिचुएशन एट हैंड। कल हम आगा खान फ्लड रिलीफ फोर्स के नुमाइंदे से जब बात कर रहे थे, उनके हेड से जब बात कर रहे थे, तो उन्होंने स्पेशली जिक्र किया था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का, जिसमें उन्होंने कहा था कि आगा खान अस्पताल जितने ये फ्लड रिलेटेड अफेक्टेड इलाकों में कैंप्स लगा रहा है और तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है, इसमें बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन बिल गेट्स फाउंडेशन की भी है। अच्छा जी, सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं इसी दौरे के हवाले से और इसमें जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। साफ़ी साहब, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में हमने पहले भी देखा है कि उतार चढ़ाव जो है वो आता रहता है, लेकिन टोटल डिसकनेक्ट वाली सूरत हाल इमरान खान के दौर में ही सामने आई थी। तो ऐसा क्या हुआ था और क्यों हुआ था, ज़रा दोबारा से रोशनी डालें इस बात पर। उनके दौर में तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात ज़रदारी और नवाज शरीफ की हुकूमतों की बनस्बत बहुत बेहतर थे और आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के पास जब वो गए थे और वापस आए तो उन्होंने इतनी खुशी का इजहार किया कि ख़ुद ही कहा था कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कश्मीर फ़तह करके जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ। फिर उन्होंने कश्मीर के लिए उनकी सालसी की पेशकश भी कबूल की थी
और ज़ाती तौर पर तो उनकी इतनी क़ुर्बत थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप के ख़ास बंदे थे वो उनके दामाद थे जेरेड कुशनर, और जेरेड कुशनर के साथ तो उन्होंने पर्सनल लेवल पे जुल्फ़ी बुखारी को अपना एक कांटेक्ट पर्सन बनाया था और व्हाट्सएप पे उनके साथ राब्ते में होते थे। फिर अफ़गानिस्तान के मामले पे जिस तरह अमरीकी चाहते थे तो इमरान ख़ान की हुकूमत ने उनके साथ ताउन किया, और उस पूरे अरसे में इमरान ख़ान की हुकूमत ने कोई कदम ऐसा नहीं उठाया जो अमरीकी मफादात के मनाफी हो। इमरान ख़ान साहब ने अमरीका की अंदरूनी पॉलिटिक्स में भी अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, और फिर अफ़गानिस्तान के तनाजुर में अमरीका की ज़रूरत ख़त्म हुई थी, तो इसलिए उसकी वजह से सरदमोहरी या इमरान ख़ान साहब को उन्होंने फ़ोन नहीं किया जो बाइडन ने, लेकिन ताल्लुकात कोई ख़राब नहीं रहे और इमरान ख़ान साहब ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसकी वजह से अमरीका के मफादात को नुकसान पहुंचा हो। अमरीका के मफादात का इमरान खान साहब भी तहफ़्फ़ुज़ करते रहे, लेकिन आपको पता ही है साहब वो तासुर तो यही बनाते रहे कि या तो आप रूस और चीन से ताल्लुकात कायम रख सकते हैं या अमरीका के साथ, दोनों के साथ एक साथ नहीं रख सकते। तो पिछले एक हफ़्ते में पाकिस्तान ने रूस और चीन को भी इंगेज किए रखा। अब शहबाज शरीफ आपको पता ही है अमरीका में आला ओहदेदारान अमरीकी ओहदेदारान से भी मुलाकात कर रहे हैं, बाइडन से भी मुमकिन तौर पर उनकी मुलाकात हो सकती है, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से भी उनकी मुलाकात हुई है, अमरीकी सदर ने सैलाब मुतासरीन के बारे में खुसूसी बात की है। तो क्या ये जो इमरान खान के अमरीकी साजिश के बयानिए से आपको लगता है कि अगर कोई डेंट पहुँचा था पाक अमरीका ताल्लुकात को तो वो रिकवर हो गया है? नहीं, एक तो ये कि पाक अमरीका ताल्लुकात कभी भी मुनक़ते नहीं हुए थे। इमरान ख़ान साहब के दौर में न सिर्फ ये कि वो बहाल थे, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के लेवल पे उनकी हुकूमत के किरदार की तारीफ़ भी की गई थी। फिर बाइडन के दौर में भी सिर्फ टेलीफोन कॉल जिसका इमरान ख़ान साहब को बड़ा शौक़ था वो नहीं हुआ, लेकिन हमारी फ़ौज, हमारी ISI और बाकी इदारे फ़ॉरेन ऑफिस, उनके फ़ॉरेन ऑफिस के साथ वो इंगेज थे एक दूसरे के साथ। लेकिन चीन या अमेरिका की तरफ से कभी ये लाइन नहीं खींचा गया है कि आप उनके साथ ताल्लुक़ रखेंगे तो हमारे साथ कुट्टी करेंगे। मसलन पिछले हम देख रहे हैं कि कई दहाइयों से चीन के साथ भी पाकिस्तान की क़ुर्बत है और अमेरिका के साथ भी उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही। एक अरसा ऐसा भी रहा है कि पाकिस्तान में अमेरिकी अड्डे भी रहे। इसी तरह रूस का जो मामला है, तो रूस तो पहला विज़िट आसिफ अली ज़रदारी ने किया था और उसके बाद भी पाकिस्तानी हुकाम वहाँ पे जाते रहे, या इमरान ख़ान साहब के विज़िट से पहले आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा रूस के दौरे पे गए थे। तो वहाँ डिप्लोमेसी में ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। अभी मसलन ये नहीं है कि इंडिया को देख लें, इंडिया को अब अमेरिका अपना लाडला बना चुका है और चीन के तनाजुर में वो उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, लेकिन रूस के साथ पाकिस्तान से कई गुना गहरे ताल्लुकात वो इंडिया के हैं, और यूक्रेन वॉर के बाद भी वो इंडिया से वो रूस के साथ अपनी तिजारत भी कर रहा है। तो उसके नतीजे में ये तो ना अमेरिका ने मोदी की हुकूमत को चेंज करने की कोशिश की और ना उसके साथ अपने ताल्लुकात मुनक़ते किए। शुक्रिया आपका साफ़ी साहब। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल एक टॉपिक बदलते हुए दोबारा से द लेजेंड ऑफ पॉला जट पे जाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं, अभी मैं देख भी रहा था सोशल मीडिया पे, आपको पता है हमारे जो ड्रामा इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज़ हैं वो गए हुए हैं कनाडा में एक अवार्ड फंक्शन अटेंड करने के लिए और उन पर बड़ी तनकीद हो रही है। वैसे मैं कह रहा था, हमने आपको पता है कि हमें नहीं पता था ये अवार्ड होने वाले हैं या इन सब ने ट्रैवल करना है, लेकिन हमने जब एंजेलिना जोली को देखा और उससे पहले जब हमने टर्किश अर्तुगरुल के स्टार को देखा पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद करते हुए, तो हमने उस वक्त वो भी जो कि बड़े पॉपुलर है पाकिस्तान में, ही इज आल्सो इन्फ्लुएंसर। हाँ, सो हमने उस वक्त ये सवाल उठाया था कि आपको कौन सा पाकिस्तानी स्टार सैलाब मुतासरीन के लिए कोई काम करता हुआ एक्सेप्ट हदीका कियानी, या फिर एक टीवी चैनल ने जो मैराथन की थी जिसमें स्टूडियो में आके लोगों ने बैठ के भाषण दिए थे, कौन ऑन फील्ड जाता हुआ या किसी के साथ हमदर्दी करता हुआ नजर आया है? क्योंकि आपको पता ही है ड्रामे हर जगह देखे जाते हैं और इन लोगों की बड़ी पॉपुलैरिटी है। क्या आपको कहीं कोई पाकिस्तानी स्टार नजर आया? Having said that, अब
इन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में क्या क्या किया है वो हम नहीं जानता, हम नहीं जानते। तो लिहाजा डेफिनेटली कौन इतनी तबाही अपने इर्द गिर्द देख सकता है और कुछ ना करे, तो वो उस वी आर नॉट टेकिंग इट अवे फ्रॉम दैट कि वो तो डेफिनेटली किया होगा और अगर अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर ले, लेकिन ऑन द ग्राउंड नज़र कोई नहीं आया। तो लिहाजा ट्विटर पे एक पूरी डिबेट चली हुई थी, सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे, जहां बहुत ही कंडेम किया जा रहा था अपने स्टार्स को और कहा जा रहा था कि वो देखो कि वो उड़ के इधर आ गए हैं ये तबाही दिखाने के लिए, तो तुम लोग से कुछ नहीं हुआ और तुम लोग उधर चले गए हो। हैविंग सेड दैट वो अवार्ड सेरेमनी जो है दे आर गोइंग टू डोनेट चंक ऑफ देयर अर्निंग टू द स्टार्स एज वेल। और अब्दुल्ला लेकिन वो उधर जाने में भी कोई एतराज नहीं है, इट्स देयर बिजनेस और द होल थिंग कुड हैव बीन पोस्टपोन्ड परहैप्स। बात करेंगे। शुक्रिया नाज़ा फॉर जॉइनिंग अस। नाज़ा साहब बताइएगा, आपको पता ही है हम बड़े एक्साइटेड हैं और आई एम श्योर कि आपको भी कुछ ज़रूर एड्रेनलिन रश महसूस हो रहा होगा अपना ये शाहकार दोबारा से इस अंदाज में देखने के लिए। आप भी एक्साइटेड होंगे। वहशी जट की बात कर लें सर, मौला जट की बात कर लें, जब ये फिल्में आई थीं या जब ये कहानियाँ लिखी गई थीं अपने दौर के लिहाज से भी नासिर साहब ये बड़ी मुनफरिद कहानियाँ थीं। सो हम ज़रा माजी में वापस जाना चाहेंगे और आपसे बसत एहतराम ये जानना चाहेंगे कि जब ये फिल्में बनी थीं, जब ये किरदार आपने तख्लीक किए थे, जब ये कल्चर आपने इंट्रोड्यूस कराया था, ये आइडिया कैसे आया था आपको? सबसे पहले फिल्म जट्टों पे ही लिखी और एक ओरिजिनल बेस आइडिया पे लिखी जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। यूँ ये कल्चर और ये वैशी जट और गंडासा कल्चर जो है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में इन हुआ। मुझे अफसोस है कि गंडासा कल्चर को जब लोग जिक्र करते हैं तो मनफी अंदाज में जिक्र करते हैं। गंडासा कल्चर का मतलब है गैरत का कल्चर, और आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैंने गंडासा कल्चर को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में इन किया। ये मंज़र, ये लड़ाइयाँ, ये कचहरियाँ, ये पेशियाँ, आमने सामने गुफ्तगू, ये सुनी हुई थी, लिहाजा मैंने उसी को अपनाया। और वो किरदार जो पंजाब के कल्चर के सही नुमाइंदा किरदार थे उनको लेकर आया और फिल्म वैशी जट बनी और उसने पूरी ट्रेड को उठा के रख दिया। और अगर पंजाबी फिल्मों की तारीख मेरे से पूछें अगर, तो वैशी जट जैसी फिल्म पंजाबी कल्चर पर अभी तक नहीं। और ये आपने कहा है कि आपके आंखों देखा हाल था, तो ये आपने ऑब्वियसली ये कल्चर जो है ये विटनेस भी किया था। नासिर अदीब साहब, मौला जट बिलाशुबा वो फिल्म है जिसने पाकिस्तानी सिनेमा का रुख जो है वो बिल्कुल मोड़ दिया। और बहुत डिबेट होती है इसको अच्छा कहें बुरा कहें जो भी कहें, लेकिन ये एक इनकलाबी तब्दीली तो डेफिनेटली थी। और मौला जट रिलीज़ होते हुए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको अंदाज़ा था कि आपने सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि अगले 10-20 साल के लिए एक पूरी टेम्पलेट बना दी और एक फॉर्मूला बना दिया, एक फॉर्मूला बन गया और इस पे ऐसी ही मूवियाँ इस पे छापते रहेंगे लोग और ये गंडासा कल्चर जो आप कह रहे हैं ऐसी ही मूवियाँ बनेंगी? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रुख जो था वो मौला जट ने नहीं मोड़ा था, वो वैशी जट ने मोड़ा था। वैशी जट वो फिल्म थी जो वहाँ से मैंने शुरू की थी जहाँ उस दौर में पंजाबी फिल्में ख़त्म हुआ करती थी। वो टेम्पो, स्क्रीन प्ले का वो अंदाज़, वो घन गरज, वो इससे पहले किसी पंजाबी फिल्म में क्या किसी उर्दू फिल्म में भी नज़र नहीं आया था। लिहाजा उसने पूरी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को उल्टा के रख दिया और लोग उस स्टाइल को लोगों ने अपना लिया। आप ये कह सकते हैं कि मौला जट ने उस मेरे घन गरज को और वो जो एक टसल थी एक दो आदमियों की दुश्मनी में, उस टसल को, उस जद्दोजहद को, उस दुश्मनी को, उस टक्कर को आखिर तक पहुंचा दिया। तो जिस वक्त मौला जट रिलीज़ हुई थी उससे पहले हमने इसका सेंसर प्रिंट देखा था। तो मुझे याद है कि मेरे साथ एक प्रोड्यूसर बैठे थे, सलीम अशरफी उनका नाम था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने उठते एक जुमला बोला था कि नासिर साहब इस फिल्म को पुलिस उतारेगी। तो वहाँ से मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि ये फ़िल्म जो है ये थोड़ी बाकी फ़िल्मों से डिफरेंट भी है और इसको अगर यहाँ देख के एक आदमी कह रहा है इसको पुलिस उतारेगी, तो ये फ़िल्म ने इतना इसको मुतासर किया है, इतना इसके आसाब पर तारी हो गई है कि मेरा ईमान हो गया कि ये फ़िल्म शायद आगे 5 या 7 साल तक लोगों के आसाब पर तारी रहेगी। ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये फ़िल्म एक क्लासिक का दर्जा हासिल कर लेगी और बकौल शम्मी कपूर के और महेश भट्ट के कि ये फ़िल्म नहीं संगे मील है।
एक सर्टनली संगे मील साबित हुई और एक क्लासिक का दर्जा इसने हासिल कर लिया। अब ज़रा नई वाली पे आते हैं नासिर साहब। द लेजेंड ऑफ मौला जट फिर एक बार फिर इन दियो मालाई किरदारों को ज़िंदा कर रहा है ये सिलसिला, और फिल्म बीनों के नक्श पे ऑलरेडी आपको पता है ये कैरेक्टर्स तो नक्श हैं ही, लेकिन जिस तरह नई फिल्म में, नई मौला जट में इसको फिल्माया गया, इसको दिखाने की कोशिश की गई है, आपको लगता है कि ये जो नई वाली मौला जट है ये भी एक इनकलाबी फिल्म साबित होगी? का मुकाबला पहली मौला जट से इसलिए नहीं किया जा सकता कि पहली मौला जट के जो व्यूअर्स थे, जो नाजरीन थे और देखने वाले थे, आज वो नहीं है। आज का जो व्यूअर है इस बात को 43 ईयर्स हो गए। आज का व्यूअर पढ़ा लिखा है, उसके हाथ में रिमोट है, उसको डेली अपने घर में 84 चैनल्स देखने को मिलते हैं और वो चूज़ी हो गया है। अब वो ये नहीं कि उसके लिए लाजम नहीं है कि उसने ये फ़िल्म ज़रूर देखनी है। जिस दौर की मौला जट बनी थी ये वो दौर था जब ओनली तफरी जो थी वो फिल्म और सिनेमा थी। आज ओनली तफरी नहीं रही, आज सिलेक्शन आ गई है, आज कंपटीशन हो गया है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने इस फिल्म को, मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम मैंने और बिलाल इशारी साहब ने इस फिल्म को 40+ में देखा होगा, 41 या 42 दफ़ा चेक करने के लिए, कभी कम करके, कभी ये कभी वो। तो जिस फिल्म को मैंने खुद लिखा और उस फिल्म को अगर मैं 40 मरतबा से ज़्यादा देखने के बाद बोर नहीं हुआ तो मेरा ईमान है कि ये भी आज के ऑडियंस को उसी तरह अपने शहर में जकड़ेगी जिस तरह उस मौला जट ने उस दौर के ऑडियंस को अपने शहर में जकड़ा था। लेकिन वो फिल्म जो है 43 ईयर्स तक आज भी ज़िंदा है, आज भी लोगों को वो ज़ुबानी याद है, आज भी लोग उसके डायलॉग्स को याद करते हैं, उनके परफॉर्मेंस को याद करते हैं। ये फिल्म, इसमें डायरेक्टर यूनुस मलिक से कितना आगे जाता है, राइटर कितना आगे जाता है, आर्टिस्ट कितना आगे जाते हैं, इसका फ़ैसला मैं नहीं कर सकता, इसकी मैं पेशीन कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए कि इसका फ़ैसला आवाम करेंगे। अच्छा, अब आपने हमें और भी एक्साइट कर दिया कि आपने खुद इतनी बार देख ली मूवी और आपका इंटरेस्ट हमेशा जो है उसके साथ जागा रहा। अच्छा, अब ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी भी है, हम उसको ख़त्म भी नहीं करना चाहते, लेकिन ये सवाल तो ज़रूरी है कि लेजेंड ऑफ मौला जट की कहानी 40 साल पहले वाली फिल्म से कितनी मुख्तलिफ है? ये फिल्म पहली मौला जट से उतनी ही मुख्तलिफ है जितना उस मौला जट के और से आज का ज़माना मुख्तलिफ है, आज का व्यूअर मुख्तलिफ है, आज की सोच मुख्तलिफ हो गई है। तो इस फिल्म को सिर्फ ये सोच कर नहीं बनाया गया ये पाकिस्तान में चलेगी। डायरेक्टर ने इसको ये सोच कर मेरे से लिखवाया था, इसके इवन मकालमे भी, इसका स्क्रीन प्ले तो खैर उन्होंने जो बनाया, ये सोच के कि ये फिल्म अंग्रेज़ भी देखे तो एंजॉय करे, चाइनीज़ भी देखे तो एंजॉय करे, अरबी देखे तो एंजॉय करे, अजमी देखे तो एंजॉय करे। तो मेरा ये ईमान है कि अगर इस फिल्म को म्यूट कर दें और सिर्फ फिल्में चलाना शुरू कर दें, कोई डायलॉग ना हो, लोग फिर भी इस फिल्म को एंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह। ये फिल्म जो है, इस फिल्म में जो तजर्बात डायरेक्टर ने किए हैं, जो मैंने किए हैं, और जिस तरीके से आर्टिस्टों ने उन किरदारों को चैलेंज समझ कर कबूल किया है, मेरे ईमान है इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब मैंने ये फ़िल्म साइन की थी तो मुझे, बाकी लोगों को तो छोड़ें, पूरी ट्रेड ने मुझे रोका था कि आप ना लिखें, आपकी इज़्ज़त बनी हुई, आप ज़ाया कर देंगे। इवन कि मेरे घर वालों ने भी मुझे कहा कि आप ये फ़िल्म ना लिखें, और ये बात मैं पहले भी इंटरव्यू में कह चुका हूँ। और एक स्टेज आई कि मैंने फ़ैसला किया कि मैं नहीं लिखता, लेकिन फिर एक रात बैठे बैठे मेरे ज़मीर से आवाज़ आई कि नासिर अदीब, वो मौला जट जो तुमने लिखी थी वो भी अपने पास से नहीं लिखी थी, अल्लाह ने अता की और तुमने लिख दी। तो ये फिल्म भी वही अता करेगा तो तुम लिखोगे, तुम भी वही, मांगने वाले भी वही, देने वाला भी वही। तुम मांगना अगर नहीं भूले तो वो देना कब भूलेगा। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा लगा नासिर अदीब साहब आपसे बात करके। और अब क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ गई है, अब तो हम मूवी बहुत ही ज़ोर से देखना चाहते हैं जी। और 13 अक्टूबर को मूवी रिलीज़ होगी ऑल अक्रॉस द कंट्री एंड अब्रॉड एज वेल, और बिग स्क्रीन मूवी है भाई, पहले ही बता दें। और सिर्फ पाकिस्तान के ऑडियंस के लिए कोशिश ना करें, ये वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के लिए बनाई गई है। जिस तरह अदीब साहब का ये कहना भी है।
और बहुत ही इनफैक्ट प्रॉमिसिंग हमें रशेस और ट्रेलर्स तो लग ही रहे थे, लेकिन नासिर अदीब साहब से बात करने के ज़रा और भी हम मेरा ख्याल है पक्के हो गए हैं कि ही इज़ वेरी फोकस्ड ऑन व्हाट ही वांटेड टू डू, क्योंकि एक लेगेसी है जिसको ये आगे लेके जा रहे हैं। मतलब इतना आसान काम नहीं था। और पता है क्या, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं सिनेमैटिकली कि वो लैंग्वेज बैरियर नहीं बनती है। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको पंजाबी समझ नहीं आती तो फिल्म आपको समझ नहीं आएगी, तो नासिर साहब ने बात बड़े अच्छे से क्लियर कर दी है कि अगर आप म्यूट भी रखेंगे ना तो भी आपको ये फिल्म समझ आएगी और एंजॉय बहुत सी ऐसी मूवी, हम ईरानी सिनेमा देखते हैं हम लोग, हम स्पेनिश मूवीज देख लेते हैं, टर्किश देख रहे हैं, सब समझ आ जाता है क्या हो रहा है। तो एक दफ़ा फिर आपको याद दिला दें कि मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों के बाद इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी हैं, लेकिन इन सब में बच्चे नज़रअंदाज हो रहे हैं और सैलाब ने लाखों बच्चों का मुस्तकबिल ही नहीं बल्कि फ्यूचर की क्या बात करें, हाल भी प्रेजेंट भी दाव पर लगा दिया है। और मुतासरा इलाकों से अब तक पानी नहीं निकाला जा सका, बहुत सी जगहों से निकल भी रहा है लेकिन बहुत सी जगहों से अभी नहीं भी निकला, जिसकी वजह से तमाम स्कूल जो हैं वो बंद हैं और बच्चों की तालीम का नाकाबिले तलाफी नुकसान जो है वो हो रहा है। अच्छा, यूनिसेफ जो है वो इन इलाकों में ना सिर्फ बच्चों की देखभाल के लिए कोशिश है बल्कि पर्टिकुलरली इनकी तालीम के सिलसिले को किसी तरह इन कैंप्स में भी जारी रखा जा सके, उसके लिए कोशिश कर रही है। और इसी के लिए हमने ज़हमत दी है यूनिसेफ के पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर अब्दुल्ला फाजिल को, और उनसे हम जानते हैं कि उन्होंने क्या देखा और क्या करने का इरादा रखते हैं। थैंक यू मिस्टर अब्दुल्ला फॉर बीइंग विद अस, एंड वी अंडरस्टैंड दैट यू हैव रिसेंटली बीन बैक फ्रॉम द फ्लड अफेक्टेड एरियाज एंड वी कीप ऑन टॉकिंग दैट इट is a massive devastation that it is a catastrophe actually that Pakistan is facing, and probably the world needs to know more about it. Would you kindly give us an eyewitness account of what did you see when you went there? What is the level of devastation that you experienced yourself? Okay, so what I saw, actually I traveled through Sindh, both southern Sindh and northern Sindh, as well as southern Punjab. What I saw was actually a community that to begin with had very little, but that was still resilient. What I saw was Pakistani people from all walks of life responding and supporting their country people. What I saw was government that was trying to respond and help all levels of government. But what I also saw was misery of a proportion that I have not seen anywhere else in my life. You know, just before COVID and just before these floods, these communities already had malnutrition rates that were catastrophic, emergency levels. Children had out-of-school rates that were over 50–60% in some districts. So communities that were under stress, these floods really devastated. We saw malnutrition, pregnant mothers who were malnourished, anemic. We saw infants who were also malnourished. We saw skin diseases of levels that we have not seen, and actually very strange skin diseases. We saw respiratory diseases. So really the devastation and the livelihoods to communities was quite vast, and everywhere we went it was almost the same. Mr. Abdullah, stay with us while we translate a little bit and try to do justice to what you just said. और इनका यही कहना था कि इस किस्म की इन्होंने तबाही और बीमारियां देखी हैं अपने दौरे पे, जब ये साउथ पंजाब में भी गए हैं और सिंध में भी गए हैं, जो कि इन्होंने भी कभी नहीं देखी हुई। तो पहले ही कोविड से पहले के भी हालात बता रहे थे कि ये वैसे भी ज़रा अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं, दादू वगैरह का भी जिक्र कर रहे हैं जगहों का, तो उनके पास ऑलरेडी कुछ ज़्यादा नहीं था और अब तो जैसे कि इनको ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। लेवल इतना ज़्यादा, खासतौर पे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा और पहले ही बच्चे स्कूल नहीं जाते तो अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया सब। बिल्कुल। मिस्टर अब्दुल्ला, obviously there is so much that we would like to do, but when a catastrophe of this magnitude happens, where does one even start from? Now you have experience in this regard and you have also seen the place, the places rather. If you were to begin, where would you begin? Actually, it's dizzying, to be honest, to think about the scale of this. And again, I'm quite impressed with the people of Pakistan, the government of Pakistan, and the communities that were actually hard hit, how resilient they are and how people have tried to come up. But the devastation is so vast. So at least I can tell you what we try to do, the small things we try to do as UNICEF. From the first days of the catastrophe, we realized people immediately would need water. So as of today, we're delivering almost 1.1 million liters of water to communities across the entire four provinces that were impacted. We've delivered, so far 3 flights have come with medicine, medical supplies,
bed nets, water chlorination tablets, safe delivery kits for pregnant mothers. Even, you know, we don't want to forget protecting children in this environment because, as you know, children are always more vulnerable. So even creating temporary learning centers for children who have never been to school, at least some children who were actually traumatized. Again, the government has sent psychologists, some teachers in these learning centers. So all of those things we're trying to do. But lately, the level of diseases we're witnessing in the camps is quite really scary. So as we speak, we're working with the Ministries of Health to try to urgently bring malaria medicine because the country is running out of malaria medicine. So a fourth flight we're planning to bring in the next few days so that we also bring malaria medicine because that in some camps, 80% of the cases that are witnessed are on malaria. All right, Mr. Abdullah, we would certainly like to we encourage people as well and our viewers and people who are watching us abroad that we need to continue our support and help to these people because it would take months and weeks for these people to settle back in their lives. So what do you plan to do further? You have done a lot of work, the UNICEF itself, and what do you have in mind? And do you have like a time frame in mind? Because with all the experts that we have spoken to, they say that you know, the water level is still going down. So we still have to assess how much more will be needed, how long. It could be months, it could be years and too. at what areas particularly? Yeah. So two things. First of all, the United Nations appealed $160 million about 3 weeks ago to say we wanted to do the immediate life-saving humanitarian. Actually, we are revising those numbers because when we did this, we didn't know the full extent of the gravity. So actually, in the next 3 days, 4 days, we're going to revise that and possibly even triple. And the children in need and families in need, we will also increase so that we're going to ask the world more resources. So that's number one. Number two, the government of Pakistan asked the United Nations and the World Bank to do what is called post-disaster needs assessment. So as we are speaking, there are teams around the world who came with the government planning what is it that the reconstruction and recovery would look like. And by middle of October, we will have a damage assessment that then will indicate the kind of reconstruction recovery Pakistan would need and the resource associated with it. So those are two things we're doing at the same time, addressing the immediate needs of people, the life-saving part, but also planning for the long term. What I'm going to say is that, you know, already, the NGOs, the EDIs, the Khidmat, and all the other Pakistani NGOs, the Pakistani diaspora, people have really responded. We're asking people to continue to respond and to give generously to their own communities, to their NGOs, because I really think the gravity is... We will continue doing that as well. We will be pushing for those appeals too. Thank you so much for being with us and for all your assessments. हमें एक जल्दी से एक ब्रेक लेनी है, लेकिन जो इन्होंने कहा हम थोड़ी देर में आके आपको बताते हैं. ख़ासतौर पे UN अपील जो है वो भी ये रिवाइव करेंगे बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा चाहिए होगा रिहेबिलिटेशन के लिए. आज मैच के लिए फुल ऑन दुआएं भाई. आज तीसरा है पाकिस्तान इंग्लैंड मैच.